हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होगा, पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही है। तो बेटा 9th क्लास ग्रेविटेशन का नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं आज। पिछले पार्ट में बेटा हमने ग्रेविटेशन में क्या क्या पढ़ा, ग्रेविटेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा, ग्रेविटेशन क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ग्रेविटी पढ़ा, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा, उससे एक फॉर्मूला ड्राइव होके आया था और उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे और एक न्यूमेरिकल मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था। ठीक है, इतना पार्ट हम कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो बेटा फर्स्ट पार्ट पहले देख लें। आज स्टार्ट करते हैं बेटा ग्रेविटेशन का आगे का पार्ट। और सबसे पहले बेटा आज टॉपिक हम पढ़ेंगे फ्री फॉल। आज स्टार्ट करते हैं फ्री फॉल से। फ्री फॉल से स्टार्ट करेंगे और एक्सीलरेशन वगैरह भी आज इसमें देखेंगे, काफी पार्ट आज कवर करेंगे। देखो फ्री फॉल होता क्या है। सबसे पहले फ्री फॉल देखो, किसी भी चीज का ग्रेविटी की वजह से टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ चलना, किसी भी ऑब्जेक्ट का अर्थ के सेंटर की तरफ अपने आप नीचे जाना। देखो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम किसी पर्टिकुलर हाइट से अगर हम छोड़ दें तो वो नीचे सरफेस की तरफ जाएगा, अर्थ के सेंटर की तरफ एक्ट करेगा ड्यू टू ग्रेविटी। ये फर्स्ट पार्ट में हमने बात की थी, ग्रेविटी एक्ट करती है। क्या था ग्रेविटी, क्या था ग्रेविटेशन, फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं हम। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड एनी ऑब्जेक्ट। तो ये एक ऑब्जेक्ट है, मार्कर है, इसको मैं किसी हाइट से छोड़ देता हूं, किसी हाइट से छोड़ूंगा तो ये अर्थ के सेंटर की तरफ ग्रेविटी एक्ट करेगी और ये सरफेस की तरफ नीचे की तरफ जाएगा। इसी मोशन को कहते हैं बेटा फ्री फॉल। देखो फिर से बताता हूं, अगर मैं इस मार्कर को फोर्स लगा के नीचे की तरफ फेंकूं तो फ्री फॉल नहीं है। ये मैं फोर्स लगा के उसको मोशन में लेके आ रहा हूं, ऐसा नहीं करना है। किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्री छोड़ दो, किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी पर्टिकुलर हाइट से अगर फ्री छोड़ दिया जाए, देखो ये फ्री फॉल है, मैं फ्री छोड़ रहा हूं, फोर्स लगा के नहीं फेंक रहा हूं, मैं इस ऑब्जेक्ट को फ्रीली छोड़ रहा हूं। कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी एक पर्टिकुलर हाइट से फ्रीली फॉल करता है ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से, इसी चीज को बेटा फ्री फॉल कहते हैं। बात समझ आई? फिर से बताता हूं डेफिनेशन। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम फ्रीली छोड़ दें और वो फॉल करे नीचे की तरफ, देखो नाम से ही समझ आ रहा है फ्री फॉल। जब कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करे नीचे की तरफ ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर की तरफ जो जाना चाहता है, नीचे अर्थ सरफेस की तरफ चल रहा है, इस मोशन को फ्री फॉल बोलते हैं। डेफिनेशन देखो, when any object falls freely under the influence of gravity, ग्रेविटी की वजह से जब कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करे टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, इसी मोशन को बेटा फ्री फॉल बोलते हैं। फिर से बता रहा हूं, फोर्स लगा के नहीं फेंकना है, फ्री छोड़ दो। किसी एक पर्टिकुलर हाइट से किसी भी ऑब्जेक्ट को आप फ्री छोड़ दो, फोर्स नहीं लगाना आपको, सिर्फ फ्रीली ड्रॉप करना है। फ्रीली ड्रॉप कर दो तो वो ग्रेविटी की वजह से नीचे जाएगा, उसके इसी मोशन को बेटा फ्री फॉल बोलते हैं। बात समझ आई? फ्री फॉल समझ आया? चलो अब जब हम किसी हाइट से और किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हैं फ्रीली इसको छोड़ दिया तो फॉल कर रहा है नीचे की तरफ, इसको फ्री फॉल बोलते हैं। तो ये बेटा किसी एक एक्सीलरेशन से नीचे की तरफ जा रहा है। भाई ऑब्जेक्ट हमने छोड़ा, वो नीचे जा रहा है, एक मोशन है। इस मोशन में इस ऑब्जेक्ट का कुछ एक्सीलरेशन होता है जिसको हम बोलते हैं बेटा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको स्मॉल जी से डिनोट किया जाता है। और इस स्मॉल जी की वैल्यू अर्थ सरफेस पर होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सबने पढ़ा होगा इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको प्रूफ करेंगे अभी, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। इसको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे आया, कहां से आया, इसको प्रूफ करेंगे, चिंता मत करो। पहले सिर्फ इतना सोचो, क्या था फ्री फॉल। फ्री फॉल जब हो रहा था तो उसका कुछ एक्सीलरेशन रहा होगा, वही एक्सीलरेशन है बेटा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब कोई ऑब्जेक्ट, ये सपोज ये हमारा अर्थ सरफेस है, जब कोई ऑब्जेक्ट
क्या करे, फ्रीली फॉल करे, अर्थ के सेंटर की तरफ जाना चाहता है, फ्री फॉल कर रहा है, तो उस समय उसका एक एक्सेलरेशन होगा, कुछ ना कुछ, भाई मोशन हो रहा है ना, तो उसका कुछ एक्सेलरेशन होगा, दैट इज जी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बेटा स्मॉल जी एक एक्सीलरेशन है, ग्रेविटी ग्रेविटेशन नहीं है, वो फोर्स थी। कंफ्यूज रहते हैं बच्चे इसमें, स्मॉल जी का मतलब ग्रेविटी, कैपिटल जी का मतलब ग्रेविटेशन, ऐसा नहीं है। कैपिटल जी क्या था न्यूटन लॉ में, कैपिटल जी था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू भी फिक्स थी। और स्मॉल जी होता है बेटा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जब कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा हो, अर्थ के सेंटर की तरफ जा रहा हो, तो उसका कुछ एक्सीलरेशन होता है, वो होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बात समझ आई? चलो, ये था एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी वैल्यू अर्थ सरफेस पे, इसकी वैल्यू अर्थ सरफेस पे क्या होती है, फिक्स्ड होती है बिल्कुल। कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको प्रूफ करेंगे, अभी घबराओ मत, ठीक है। अभी फिलहाल समझो फ्री फॉल क्या होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, कैपिटल जी अलग था, स्मॉल जी अलग था, ग्रेविटेशन अलग चीज थी, ग्रेविटी अलग चीज थी। 4 चीजें पढ़ चुके हैं। ग्रेविटेशन, ग्रेविटी पिछले पार्ट में पढ़ी थी, है ना। स्मॉल जी एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से किसी भी बॉडी में कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ, भाई हमने किसी को फ्री फॉल कराया, वो बॉडी नीचे जा रही है, उसका कुछ एक्सीलरेशन रहा होगा, उसका कुछ एक्सीलरेशन है, वही एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी वैल्यू अर्थ सरफेस के लिए फिक्स है, चेंज होती है प्लेस टू प्लेस, इस पे बात करेंगे अभी आगे, इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। पहले फ्री फॉल जान लो, ये था फ्री फॉल। कोई भी ऑब्जेक्ट जब ग्रेविटी की टर्म में फॉल करता है फ्रीली, फ्री फॉल, उस फ्री फॉल के टाइम पे उसका कुछ एक्सेलरेशन होता है, उस एक्सेलरेशन को कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, जिसको स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। इतना पार्ट नोट करो फटाफट, आगे चलते हैं। फिर इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे और फिर इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले अर्थ सरफेस पे हमें इसकी वैल्यू पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही प्रूफ करते हैं, यही प्रूफ करते हैं बेटा। चलो इसको ही देखते हैं पहले। तो समझ आया आपको फ्री फॉल क्या है, समझ आया आपको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है। अब अर्थ सरफेस पे इसकी वैल्यू बेटा, अर्थ सरफेस पे जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है जी की वैल्यू अर्थ सरफेस पर। इसको प्रूफ करते हैं पहले, इसको प्रूफ करते हैं, यानी सबसे पहले निकालते हैं, टॉपिक की हेडिंग है वैल्यू ऑफ स्मॉल जी एट अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पे निकालते हैं बेटा सबसे पहले वैल्यू। अर्थ सरफेस पर जी की वैल्यू हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। प्रूफ करते हैं इस बात को, फिजिक्स है ना, फिजिक्स के पास हर बात का प्रूफ है। देखो चलो एक अर्थ लेते हैं, अर्थ तो एक ही है, एक ही अर्थ तो है ना, ये सपोज अर्थ है, ठीक है। अर्थ की कुछ रेडियस है, रेडियस ऑफ अर्थ आर ई लेट कर लेते हैं। अर्थ का कुछ मास है, उसको एम ई लेट कर लेते हैं। मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, है ना। और अर्थ सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज अर्थ सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम ले लो ए। अर्थ सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है ए एक्स वाई जेड, राम शाम कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। अर्थ सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट है ए, ठीक है, और अर्थ की रेडियस हमने मान ली, रेडियस ऑफ अर्थ आर ई। अर्थ का मास हमने लेट कर लिया, मास ऑफ अर्थ एम ई। इसको मैं नाम दे देता हूं, ये हमारी अर्थ है और ये अर्थ सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट पर इतना एक्सेलरेशन होना चाहिए। अभी हमने क्या पढ़ा था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ सरफेस पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ये प्रूफ होके आना चाहिए। चलो अब ये जो अर्थ सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट है ए और ये अर्थ है, इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, बिल्कुल होगी, बिटवीन ए एंड अर्थ। ये जो ऑब्जेक्ट है ए
और ये एक अर्थ है, इन दोनों के बीच में ग्रेविटी वर्क करेगी, बिल्कुल करेगी, तो एक फोर्स होगी इन दोनों के बीच में, ग्रेविटेशनल फोर्स कैपिटल G m1 m2 बाय r स्क्वायर। m1 क्या है यहां, मास ऑफ अर्थ, और mo क्या है यहां, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मास लेट कर लो ऑब्जेक्ट का, mo मतलब मास ऑफ ऑब्जेक्ट, me मतलब मास ऑफ अर्थ। दोनों मास इस पूरे यूनिवर्स में दो मास हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, वही तो है ये G m1 m2 बाय r स्क्वायर। r कितना है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस कितनी है बेटा, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस है सर, जितनी भी हमारी रेडियस ऑफ अर्थ है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में उतनी डिस्टेंस है। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो सेंटर टू सेंटर एक्ट करती है, तो अगर अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस देखें उस ऑब्जेक्ट तक की, तो कितनी है, रेडियस ऑफ अर्थ। कोई दिक्कत, तो यहां से कह सकते हैं F हमारा क्या हुआ, G m e m o बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। कोई दिक्कत, ये होगी ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट में बहुत निकाली थी ग्रेविटेशनल फोर्स। चलो दूसरी चीज, अब अर्थ का सेंटर इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ का सेंटर इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, वो भी तो एक फोर्स है ना। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक जनरल हमारा फोर्स का फॉर्मूला होता है mg, जो कि इसका वेट भी है, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट क्या होता है, mg। खैर मास और वेट की बात हम करेंगे, लेकिन सिंपल, अच्छा सिंपल फोर्स का फॉर्मूला तो पता है, चलो और इजी करते हैं थोड़ा सा। सिंपल फोर्स का फॉर्मूला पता है, बिल्कुल पता है। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, यही होता है जनरल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, मास इंटू एक्सीलरेशन, जो हमें न्यूटन सेकंड लॉ से मिला था। कौन से, फोर्स वाले चैप्टर में, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में हमें फोर्स का फॉर्मूला मिला था मास इंटू एक्सीलरेशन। तो इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स है, मास इंटू एक्सीलरेशन, अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रही है, एक फोर्स लग रही है, मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है। F इज इक्वल्स टू, अब इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, इस ऑब्जेक्ट का मास हमने माना है mo, तो मास की जगह क्या रखा, mo, मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, इनटू a क्या है बेटा, a क्या होता है, एक्सीलरेशन। इस ऑब्जेक्ट पर एक्सीलरेशन कितना है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है ना, अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, किस एक्सीलरेशन से, g एक्सीलरेशन। g क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वही एक ही जगह क्या आ गया, g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 बता रही है अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इक्वेशन नंबर 2 भी बता रही है अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो दोनों के LHS तो सेम है। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वेशन 1 हमने बनाई है, ये फोर्स इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बता रही है, ये फोर्स भी तो वही बता रही है। ये फोर्स क्या है, कितनी फोर्स से अर्थ किस एक्सीलरेशन के साथ उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये भी तो अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच की फोर्स है, तो इन दोनों के LHS सेम हो गए। क्या कर दो, दोनों को इक्वेट कर दो, ऑन इक्वेटिंग 1 and 2, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिया, दोनों के LHS सेम थे, तो RHS को इक्वल रख देते हैं, m नॉट g mo, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू g इज इक्वल्स टू ये पूरी वैल्यू, कैपिटल G मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। दोनों के LHS सेम थे, दोनों के RHS को इक्वल रख दिया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मास ऑफ ऑब्जेक्ट से मास ऑफ ऑब्जेक्ट खत्म, स्मॉल g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बचा, बस इसी का तो फॉर्मूला हमें चाहिए था। देखो कैपिटल G मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, कोई दिक्कत, ये बन गया हमारा फॉर्मूला फॉर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम निकाल किसके लिए रहे हैं, अर्थ सरफेस के लिए रहे हैं, तो इसलिए मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ है। किसी दूसरे प्लेनेट पे, किसी और ऑब्जेक्ट पे, जुपिटर पे, मून पे, कहीं और निकाल रहे होते
ये तो अर्थ की बात थी, कहीं और निकाल रहे होते तो यहाँ मास ऑफ दैट प्लैनेट आ जाता और रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट आ जाती। मून पे निकालते तो मास ऑफ मून और रेडियस ऑफ मून। देखो वैल्यू रखते हैं, कैपिटल जी इज स्मॉल जी इज इक्वल्स टू, कैपिटल जी की वैल्यू फिक्स होती है 6.67 इंटू 10⁻11 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ अर्थ फिक्स होता है 6 इंटू 10⁻24 अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ फिक्स होती है, रेडियस ऑफ अर्थ कितनी है 6400 किलोमीटर, इसको मीटर में करेंगे तो 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर का होल स्क्वायर। हमें पता है 6400 किलोमीटर अर्थ की रेडियस होती है ना, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया और आर का स्क्वायर। इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करके आता है लगभग 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही तो प्रूफ करना था। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, तो जीई नाम दे सकते हैं उसको, ई से अर्थ याद रहेगा। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, प्रूफ कर दिया। इसके अलावा ये तो अर्थ के लिए था, यही फॉर्मूला अगर किसी और प्लेनेट के लिए लगाएं तो फॉर्मूला हमारे पास है कैपिटल जी इज इक्वल्स टू स्मॉल जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी मास अपॉन रेडियस का स्क्वायर। इसके अलावा मून के लिए लगा सकते हैं। देखो एग्जांपल देख लेते हैं फॉर मून। अगर मून के सरफेस पे निकालें, भाई ये जो जी है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, इसकी वैल्यू हर प्लेस पे चेंज होती है, तो एक्सीलरेशन है। अर्थ सरफेस पे 9.8 थी, हमने प्रूफ कर दी। क्या मून पे भी इतनी होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रही है? कैपिटल जी मास और रेडियस पे। अब कैपिटल जी तो यूनिवर्सल है, ये तो कभी चेंज नहीं होता। मास तो चेंज होता है, रेडियस तो चेंज होती है। मून का मास अलग है, मून की रेडियस अलग है, तो वहां एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी अलग होगा। निकालते हैं, देखो स्मॉल जी इज इक्वल्स टू जी मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू रख दें अगर इनकी, स्मॉल जी इज इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू मास ऑफ मून, मास ऑफ मून होता है 7.4 लगभग इंटू 10⁻22 अपॉन रेडियस ऑफ मून होती है लगभग 1.76 इंटू 10⁻6 मीटर का होल स्क्वायर। मास ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून आराम से बुक में मिल जाएंगी आपको ये वैल्यूज, ना मिले तो याद कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी की वैल्यू हम मून पे निकाल रहे हैं, अर्थ पे प्रूफ कर दी, ऐसे ही मून पे निकाल रहे हैं। इसके अलावा किसी भी प्लैनेट पे, किसी भी जगह, किसी भी पॉइंट पे आप जी की वैल्यू निकाल सकते हो, हर जगह चेंज होगी। एक्सीलरेशन है ये, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास और रेडियस पे डिपेंड करता है, क्योंकि जी तो कांस्टेंट है कैपिटल जी। इस पूरे को अगर सॉल्व किया जाए तो जी की वैल्यू मून पे आती है बेटा 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको अगर आप पूरा सॉल्व करो तो कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। इस पूरे को सॉल्व करके 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है। ठीक है, तो ये था हमारा वैल्यू ऑफ जी अर्थ सरफेस पे हमने निकाली। समझ गए आप? अब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, अब कंफ्यूज नहीं होना है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ कितने एक्सीलरेशन से अट्रैक्ट कर रही है। अर्थ के लिए, मून के लिए अलग है, कहीं और प्लेनेट पे जाएंगे सबके लिए अलग है। जी की वैल्यू प्लेस टू प्लेस चेंज होती है बेटा। बात समझ आई? नोट कर लो इसको फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी ये, जल्दी नोट करो। हो गया बेटा नोट? चलो आगे चलते हैं। ये था हमारा स्मॉल जी की वैल्यू अर्थ सरफेस पे 9.81, मून पे 1.67 होती है, याद रखना इन वैल्यूज को। तो ये थी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की कहानी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने प्रूफ भी कर दिया, फॉर्मूला क्या होता है कैपिटल जी इंटू मास अपॉन रेडियस का स्क्वायर। ये था एक्सीलरेशन की कहानी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आगे चलते हैं। देखो एक्सीलरेशन समझ आया, अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन आ जाता है इस चैप्टर में, मास और वेट में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, ये क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जा सकता है।
मास और वेट में क्या डिफरेंस है? दोनों ही चीजें आपने बहुत अच्छे से पढ़ी होंगी, सुनी होंगी। मास इतने किलोग्राम का मास है, ये वेट है, मास है, वेट है, बहुत सुना होगा मास और वेट के बारे में। क्या डिफरेंस है दोनों में? क्या ये दोनों एक ही होते हैं? नहीं, दोनों अलग होते हैं बेटा। मास अलग चीज है, वेट अलग चीज है। अब सुनना ध्यान से, पहला पॉइंट ही इसका सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन। मास होता है बेटा एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मैटर। पूरी दुनिया किससे बनी? मैटर से बनी। हम भी किससे बने? मैटर से बने। तो हमारे अंदर जो मैटर है उसकी एक्चुअल क्वांटिटी जो है वो मास है। हम मैटर से बने हुए हैं, हर एक ऑब्जेक्ट मैटर से बना हुआ है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होगा वो होगा उसके मैटर की एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मैटर, जिस मैटर से वो बना हुआ है उस मैटर की एक्चुअल क्वांटिटी क्या है? वो होता है उसका मास बेटा, वो होता है उसका मास। और मास की एक और खास बात है, मास कैन नेवर बी चेंज प्लेस टू प्लेस। प्लेस टू प्लेस मास कभी चेंज नहीं होता। अगर यहां मेरा मास 5 किलोग्राम है और मैं मून पे चला जाऊं तो वहां भी मेरा मास 5 किलोग्राम होगा। मैं जुपिटर पे चला जाऊं वहां भी मेरा मास 5 किलोग्राम होगा। मैं मार्स पे चला जाऊं, मैं सन पे चला जाऊं, कहीं भी चला जाऊं, पूरे यूनिवर्स में कहीं भी चला जाऊं, मास की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी हमेशा। क्योंकि मास क्या है? जिस मैटर से मैं बनाऊं उसकी एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मैटर है मास। और मास की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती प्लेस टू प्लेस। ये ऐसा नहीं है कि यहां मेरा मास 5 किलोग्राम है और मैं चांद पे चला जाऊं तो मेरा मास 10 किलोग्राम या 1 किलोग्राम रह जाएगा। नहीं, इम्पॉसिबल। मास मैटर की एक्चुअल क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, कभी चेंज नहीं होती। अब वेट की बात करते हैं। देखो, वेट होता है फोर्स बाय विच एनी ऑब्जेक्ट एट्रैक्ट। वो फोर्स, जिस फोर्स से कोई भी ऑब्जेक्ट, जिस फोर्स से कोई भी ऑब्जेक्ट उसको अपनी तरफ खींच रहा है। इसका फॉर्मूला देखो, फॉर्मूले से ज्यादा समझ आएगा। W इज इक्वल्स टू mg, मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये फोर्स ही तो थी। अगर अर्थ की बात करें, अर्थ हमें कितनी फोर्स से अपनी तरफ खींच रही है, ये होता है वेट। जो हम नॉर्मल लाइफ में वेट 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 करते फिरते हैं, वो वेट असलियत में फोर्स है जिस फोर्स से अर्थ हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। फोर्स बाय विच एनी ऑब्जेक्ट अट्रैक्टेड, पूरा लिख लो इसको, अट्रैक्टेड। वो फोर्स, जिस फोर्स से कोई भी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट हो रहा है, वो फोर्स mg, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वही होता है वेट। अब देखो इसमें क्या आया? m, मास तो एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मैटर है, मास तो कभी चेंज नहीं होता, मास ही तो चेंज नहीं होता। उसके साथ क्या है? g, स्मॉल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये तो प्लेस टू प्लेस चेंज हो रहा था। अर्थ सरफेस पर था 9.81, अभी प्रूफ किया। मून पे कितना आया? मून पे तो 1.67 था। तो 1.67 की जब मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो कम हो गया वेट। बिल्कुल, मून पे अगर आप अपना वेट चेक करोगे तो कम होगा। यहां अगर आप अपना वेट 36 किलोग्राम बता रहे हो तो मून पे जाके 6 किलोग्राम रह जाएगा। 6 टाइम्स अप्रोक्स कम हो जाता है। इस बात को प्रूफ करेंगे भी, टेंशन मत लिया करो किसी भी चीज की, ठीक है? इस बात को प्रूफ करेंगे कि 6 गुना कम हो जाता है। लेकिन बात को समझो, मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। जिस मैटर से हम बने हैं वो क्वांटिटी, मैटर की क्वांटिटी कभी चेंज नहीं होता मास। वेट वो फोर्स है जिस फोर्स से हमें खींचा जा रहा है। हमारा वेट वो है कि जिस फोर्स से हमें अर्थ अपनी तरफ खींच रही है, mg। वेट एक फोर्स है और मास एक एक्चुअल क्वांटिटी है। मास कभी चेंज नहीं होता। और वेट जो है, वेट कैन चेंज प्लेस टू प्लेस।
वेट जो है वो प्लेस टू प्लेस चेंज होगा। आप यहां अपना वेट मेजर करो, फिर मून पे जाके करो चेंज हो जाएगा, जुपिटर पे जाके करो चेंज हो जाएगा, मार्स पे जाके करो चेंज हो जाएगा, सन पे जाके करो चेंज हो जाएगा। वेट प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, क्योंकि वेट क्या है, वेट तो फोर्स है, जिस फोर्स से हमें खींचा जा रहा है mg, मास ही तो कांस्टेंट है। जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमने देख लिया चेंज हो रहा था, अभी अर्थ पे और मून पे दोनों पे देखा था, तो जी चेंज हो रहा था तो वेट भी चेंज हो रहा है। वेट चेंज हो रहा है यानी वेट वेरिएबल है, वेट कैन चेंज प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू प्लेस वेट जो है वेरी करता है। बात समझ आई। तीसरा पॉइंट, मास जो है एक तो चेंज नहीं होता कभी भी, दूसरी बात मास इज स्केलर क्वांटिटी। मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि फिक्स है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। स्केलर क्या होता है, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि 5 किलोग्राम मास है और उसकी कोई डायरेक्शन है नॉर्थ में, ऐसा कुछ नहीं बेटा। मास तो मास है, स्केलर क्वांटिटी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। लेकिन वेट बेटा, वेट इज वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? वेट क्या है, वेट तो फोर्स है और फोर्स की तो डायरेक्शन होती है। 10 न्यूटन फोर्स लग रही है नॉर्थ की तरफ, 10 न्यूटन फोर्स लग रही है वेस्ट की तरफ, डायरेक्शन होती है ना। फोर्स लग रही है किसी चीज पे, अर्थ हमें अपनी तरफ खींच रही है mg से, यही हमारा वेट है, तो उसकी एक डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन है तो वेट तो वेक्टर क्वांटिटी है। वेट इज वेक्टर क्वांटिटी, उसकी डायरेक्शन है, लेकिन मास की कोई डायरेक्शन नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है बेटा। 5 किलोग्राम नॉर्थ की तरफ, ऐसा थोड़ी ना होता है, मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती, मास स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन वेट की डायरेक्शन होती है, तो वेट वेक्टर क्वांटिटी है। और एक पॉइंट लिख सकते हो, मास कैन नेवर बी जीरो। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कभी जीरो नहीं होता। क्यों? अरे सिंपल सी बात, पूरी दुनिया किससे बनी, मैटर से बनी, और मैटर क्या है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। उसका कुछ मास होगा तभी तो वो मैटर होगा। 9th क्लास की डेफिनेशन मैटर चैप्टर की, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, जिसके पास मास होगा वही तो मैटर होगा। मास होगा तो फिर मास कभी जीरो थोड़ी ना हो सकता है किसी ऑब्जेक्ट का, कुछ ना कुछ मैटर तो उसके अंदर है। जब वो मैटर से बना हुआ है तो मैटर है तो मास है, तो मास कभी जीरो नहीं होता। वेट जीरो हो जाता है। वेट कैन बी जीरो, बेटा वेट जीरो हो सकता है। क्यों? फिर वही बात, अरे वेट क्या है, वेट तो फोर्स है। कौन सी, mg, मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब बात मान ली, चलो मास तो जीरो नहीं होता, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो जीरो हो सकता है। क्या पता हमें कोई अपनी तरफ ना खींचे, हमें कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी तरफ अट्रैक्ट ना करे, तो हमारा वेट जीरो। अगर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जीरो हो जाए तो वेट तो जीरो हो जाएगा। हाँ, तो वेट जीरो हो सकता है, लेकिन मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ये था बेटा डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। फटाफट इसको छाप लो बेटा, नोट कर लो फटाफट, इसको जल्दी नोट करो। हो गया बेटा नोट? चलो, ये था मास और वेट की कहानी। अब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ सरफेस पे निकाला था 9.81, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून के सरफेस पे भी निकाला था 1.67। ये दोनों वैल्यू निकाली थी। तो मून पर जाकर वेट अर्थ से 6 टाइम्स कम हो जाता है, ये बात मैंने अभी बोली, इसको भी प्रूफ करते हैं। ये फिजिक्स है, यहां सबका प्रूफ मिलेगा। चलो प्रूफ करते हैं कि मास, वो वेट जो है मून पर जाके अर्थ के कंपैरिजन में 6 टाइम्स कम हो जाता है। चलो इस बात को करते हैं प्रूफ। चल बेटा, वेट हमने निकाला किस पे, अर्थ सरफेस पे। कितना था, मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस। बिल्कुल ठीक है। वेट ऑन अर्थ इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस। कितना था, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1।
ठीक है, ये किसके लिए बात करी हमने? एट अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पे जो हमारा वेट होता है वो क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब अगर निकालें एट मून सरफेस, एट मून सरफेस, मून सरफेस की अगर बात करें तो मून पे वेट कितना होगा उसको WM मान लो, इज इक्वल्स टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस भी ऑब्जेक्ट का निकाल रहे हैं उसी ऑब्जेक्ट का जिसका अर्थ पे निकाला था, इनटू यहां क्या होता है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट मून सरफेस, जिसकी वैल्यू हमने अभी निकाली थी, कितनी होती है? फिक्स होती है 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं बोलूं इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर दो इक्वेशन नंबर 1 से, बेटा समझ आ रहा है? ज्यादा तेज तो नहीं पढ़ा रहे, जल्दी तो नहीं हो रहा? फिर से बता देता हूं एक बार, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ जल्दी जल्दी पढ़ा दिया। वेट का फॉर्मूला भी हमने देखा, मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ सरफेस पे कितना होगा? मास, जिस ऑब्जेक्ट का वेट निकाल रहे हैं उसका मास, इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस, जिसकी वैल्यू 9.81 फिक्स होती है। उसी ऑब्जेक्ट का वेट मून सरफेस पे चेक कर रहे हैं तो मास तो चेंज नहीं होगा, बिकॉज मास कैन नेवर बी चेंज प्लेस टू प्लेस। चाहे हम अर्थ पे हो, मून पे हो, जुपिटर पे हो, कहीं भी हो, मास कभी चेंज नहीं होता। तो मास यहां भी m था, मास यहां भी m है, लेकिन g की वैल्यू चेंज हो जाती है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी करता है, प्लेस टू प्लेस चेंज हो जाती है। अर्थ पे 9.81 थी तो मून पे 1.67 हो गई। बाकी सब एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो आगे चलते हैं। इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन नंबर 2 क्या है? वेट एट मून अपॉन इक्वेशन नंबर 1 क्या है? वेट एट अर्थ इज इक्वल्स टू m इंटू 1.67 अपॉन m इंटू 9.81। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मास ऑफ ऑब्जेक्ट से मास ऑफ ऑब्जेक्ट कैंसिल आउट, बिकॉज मास कभी चेंज नहीं होता। अर्थ पे भी m था, मून पे भी m है। अब हमारे पास क्या बचा? वेट एट मून अपॉन वेट एट अर्थ इज इक्वल्स टू 1.67 अपॉन 9.81। और इनको अगर कट किया जाए तो ये लगभग 6 जा चलता है, तो अप्रोक्सीमेटली 1/6 वैल्यू आती है। 1.67 6 जा 6 टाइम्स 6 गुना 6 जा 9.81 होते हैं लगभग, तो अप्रोक्सीमेटली 1/6 इसको लिख सकते हैं काट के। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन बन गई वेट एट मून अपॉन वेट एट अर्थ इज इक्वल्स टू 1/6। इस वेट एट अर्थ को अगर मैं यहाँ डिवाइड में इधर भेजू तो मल्टीप्लाई में जाएगा ऊपर। तो वेट एट मून कितना आया बेटा? वेट एट अर्थ डिवाइड बाय 6। यही तो मैं बोल रहा था, प्रूफ कर दिया। बहुत आसान सा प्रूफ है, इजीली समझ आ गया होगा। मून पर वेट जितना भी अर्थ पर वेट है उससे 6 टाइम्स 6 गुना कम होता है। जितना भी अर्थ सरफेस पे आपका वेट है, मून पे चले जाओ 6 गुना कम हो जाएगा। क्यों? अरे सिंपल सी बात है भैया, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मून पे 6 गुना कम होती है अर्थ से। तो वेट तो mg था, मास तो कभी चेंज होता ही नहीं है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही तो चेंज हो रहा है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो 6 गुना कम हो गया, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 6 गुना कम हो गया, तो बेटा वेट भी मून पे 6 गुना कम हो गया अर्थ के कंपैरिजन में। कोई दिक्कत? नोट कर लो फटाफट, जल्दी से नोट करो इसको। हो गया बेटा? पोज करके आराम से नोट्स बनाया करो, एकदम बढ़िया 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 नोट्स बनाया करो। इसको अपने हाथ से करोगे 1-2 बार तो बहुत अच्छे से चैप्टर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 9th क्लास में कहा जाता है ग्रेविटेशन चैप्टर बहुत बच्चों को हार्ड लगता है। आराम से अपने हाथ से करो, एक एक प्रूफ न्यूमेरिकल्स करो। कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड होती है इस चैप्टर की, और कुछ नहीं है, चैप्टर बहुत आसान है। आराम से करो, अच्छे से, बिल्कुल ठीक है। चलो, इसके अलावा बेटा थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं, है ना। जैसे अर्थ थी, है ना, अर्थ की रेडियस थी RE, अर्थ का मास था mE, यहाँ ऑब्जेक्ट था, तो उस पर जो g की वैल्यू थी हमारी वो 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमने प्रूफ की थी एट अर्थ सरफेस की थी। अब
थोड़ा सा ये देखते हैं कि जी का फॉर्मूला हमने क्या प्रूफ किया था, जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर, यही था। इन तीनों की वैल्यू रखी थी तो 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर आया था एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी प्रूफ किया, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहानी ऐसी है कुछ कि अगर ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस से दूर किया जाए, यहां रखा जाए ऑब्जेक्ट, ये जो ए ऑब्जेक्ट था पहले, अब इसको पी पॉइंट पे ले गए। अर्थ सरफेस पे तो हमें पता है 9.81 होती है। अगर अर्थ सरफेस से दूर किया जाए, यानी हाइट के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाया जाए, तो क्या जी की वैल्यू और बढ़ेगी? नहीं बेटा, अगर हाइट बढ़ेगी तो जी की वैल्यू घटेगी। डिस्टेंस अगर बढ़ेगी, आप ऑब्जेक्ट को दूर ले जाओ अर्थ सरफेस से, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाएगा। वैसे तो इसका प्रूफ भी है ना, 9th में थोड़ी सी बातें होती हैं, प्रूफ डेरिवेशन वगैरह नहीं है ज्यादा, करने को डेरिवेशन कर सकते हो, करवा दूंगा मैं, ऐसी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट है ना, अलग से एक वीडियो बना देंगे, हाइट के टर्म में और डेप्थ के टर्म में 2 प्रूफ हैं, वो करवा देंगे, अलग से वीडियो बना देंगे। वैसे 11th में है इसका डेरिवेशन, 9th में है नहीं। 9th में अभी फिलहाल इतना याद रखो कि हाइट अगर बढ़ाएंगे, यानी अर्थ सरफेस से ऊपर अगर जाएंगे, तो जी की वैल्यू डिक्रीज करती है। दूसरी चीज, अर्थ सरफेस से अगर नीचे डेप्थ में जाएंगे, अर्थ सरफेस के अंदर सेंटर की तरफ अगर जाएंगे, यानी डेप्थ में अगर जाएंगे, तो भी जी की वैल्यू कम होती है। सिर्फ अर्थ सरफेस पर जो जी की वैल्यू है ना 9.81, ये मैक्सिमम वैल्यू है बेटा। अर्थ सरफेस से दूर जाओगे तो भी ये कम होती जाएगी, अर्थ सरफेस से नीचे डेप्थ में अगर सेंटर की तरफ जाओगे तो भी कम होती जाएगी। जी की वैल्यू पोल्स पर मैक्सिमम होती है, याद रखना इस बात को। हालांकि हम बहुत डिटेल में जा रहे हैं, 11th क्लास में इसको डीप में पढ़ोगे बिल्कुल। फिलहाल आपको मोटा मोटा याद रख लो, हाइट अर्थ सरफेस से दूर जाएंगे तो भी जी की वैल्यू घटेगी। डेप्थ में नीचे अगर जाएंगे, गड्ढा खोदो अर्थ के अंदर, नीचे चले जाओ, है ना, सेंटर की तरफ, तो भी जी की वैल्यू कम होगी। सिर्फ पोल पे, सरफेस पे जो पोल है, जो ज्योग्राफिक पोल है हमारा, पोल पे जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है। इसके अलावा इक्वेटर पे अगर देखोगे, इक्वेटर पे भी कम हो जाती है, इक्वेटर पे भी कम हो जाती है। चलो ये भी बता देता हूं। देखो अर्थ जो है ना, हमारी अर्थ, वो बेसिकली हम स्फेयर कहते हैं, लेकिन स्फेयर नहीं है, हल्की सी ओवल है। अर्थ जो है हमारी हल्की सी ओवल है। तो पोल के कंपैरिजन में इक्वेटर पे, भाई ये तो पोल पे रेडियस हो गई, इक्वेटर पे रेडियस हो गई अर्थ की। पोल के कंपैरिजन में इक्वेटर पर रेडियस की वैल्यू ज्यादा होती है। रेडियस एट इक्वेटर ग्रेटर होती है एज कंपेयर टू रेडियस एट पोल्स। तो आर की वैल्यू देखो, आर की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो जी की वैल्यू घटेगी। आर की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो जी की वैल्यू घटेगी। तो इक्वेटर पे भी जी की वैल्यू घट जाती है, सिर्फ पोल पे ही मैक्सिमम है। कितनी? 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हालांकि इन तीनों चीजों के प्रूफ हैं, वो 11th क्लास में इनको डीपली बिल्कुल पढ़ेंगे, ड्राइव करेंगे, है ना। मैं एक वीडियो डाल दूंगा इनके डेरिवेशन की भी। वैसे 9th में इनकी कोई जरूरत नहीं है, 9th में सिर्फ मोटा मोटा ये याद रखो, अर्थ सरफेस से दूर जाएंगे ऊपर हाइट की टर्म में तो भी जी की वैल्यू घटेगी। अर्थ सरफेस से अगर नीचे जाएंगे सेंटर की तरफ डेप्थ में तो भी जी की वैल्यू घटेगी। पोल्स पर मैक्सिमम होती है 9.81। इक्वेटर पे अगर जाएंगे तो भी घटेगी, क्योंकि आर बढ़ रहा है, आर बढ़ रहा है तो जी की वैल्यू घटेगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है ना। मोटा मोटा ये तीनों चीजें याद रखो बस। इसके अलावा है ना, इक्वेटर पे जो है कम हो जाएगी, पोल्स पर मैक्सिमम होगी। हाँ एक चीज और याद रखना, जी की वैल्यू सेंटर पे, सेंटर ऑफ अर्थ 0 हो जाएगी। यहां बिल्कुल यहां सेंटर पे। फिर से बताता हूं चारों बातें, इन चारों का वैसे प्रूफ है 11th में, उसकी वीडियो में डाल दूंगा। 9th में कोई जरूरत है नहीं वैसे ड्राइव करने की, बस मोटा मोटा याद रखने की जरूरत है। सरफेस से ऊपर हाइट की टर्म में दूर जाओगे तो भी जी की वैल्यू घटेगी,
गड्ढा खोद के नीचे चले जाओ सेंटर की तरफ तो भी जी की वैल्यू घटेगी, और बिल्कुल सेंटर पे पहुंच जाओगे ना तो जी की वैल्यू 0 हो जाएगी। सेंटर पे ग्रेविटी एक्ट नहीं करेगी, आर तो खत्म हो गया, आर 0 तो जी भी 0। बात समझ आई, सिंपल सी बात है, सेंटर पे कोई ग्रेविटी एक्ट नहीं करती, 0 हो जाएगी जी की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पोल और इक्वेटर की बात करें, पोल पे ज्यादा होती है 9.81, इक्वेटर पे आके थोड़ी कम हो जाती है, मामूली सा फर्क है, ज्यादा फर्क है नहीं, क्योंकि हमारी अर्थ स्फेरिकल से हल्की सी ओवल है, पर्टिकुलर स्फेरिकल नहीं है, ओवल है हल्की सी, तो यहाँ के आर की वैल्यू बढ़ जाती है इक्वेटर पे, आर बढ़ेगा तो जी घट जाएगा, है ना, याद रखना। मैक्सिमम सिर्फ पोल पे 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सरफेस पे जो हम लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर जाओगे तो भी घटेगी, अंदर जाओगे तो भी घटेगी, सेंटर पे 0 हो जाएगी, इक्वेटर पे देखोगे तो भी घटेगी, ठीक है। ये चारों चीज याद रखना, मोटा मोटा याद रखना, डीपली तो 11th में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा अब अभी इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं ना, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं करेंगे, काफी कुछ कवर कर लिया आज, कुछ पार्ट बचा है अभी, जैसे मोशन जो हमने पढ़ा था, मोशन की इक्वेशन पढ़ी थी, अब वो ग्रेविटी की टर्म में इक्वेशन आएंगी, उन पे न्यूमेरिकल करेंगे, इसको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे बेटा। आज के लिए इतना ही, जितना पढ़ाया है इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना, अच्छे अच्छे नोट्स बनाना, इन पर क्वेश्चंस करना, न्यूमेरिकल्स करना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए बेटा।